नमस्कार दोस्तों, एसीएफ इन्वायरमेंट में आज अपना टॉपिक छठी यूनिट का जो है वो है न्यूक्लियर एसिड अटैक एंड होलोकास्ट। नाभिकीय दुर्घटनाएं जो होती हैं वो पर्यावरण को तथा जैव विविधता को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। नाभिकीय वर्तमान तक जितनी भी नाभिकीय घटनाएं हुई हैं, ज्यादातर जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं, रिएक्टर में उपयोग होने वाली जो कच्ची सामग्री है जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, इनका जब यातायात के दौरान निस्तारण हो जाता है, यानी समुद्र में गिरना या फिर पृथ्वी पर खुले में इनका जब ये बिखर जाते हैं तो इनके कारण जैव विविधता और पर्यावरण दोनों पर इसका प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ता है। जितने भी नाभिकीय विखंडन के लिए आवश्यक जो कच्चा पदार्थ है उसमें से रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं और ये रेडियो एक्टिव विकिरणें जब जीवित जीवों के संपर्क में आती हैं तो उनको बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, साथ ही जेनेटिक डिसऑर्डर इससे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको अपन विस्तार से देखेंगे। न्यूक्लियर एसिड अटैक न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड होलोकास्ट। न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड होलोकास्ट। न्यूक्लियर एक्सीडेंट का तो अपने को समझ में आता है कि हाँ कि जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनके कारण अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसे अपन न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहते हैं। होलोकास्ट का मतलब यह है जब यह नाभिकीय दुर्घटनाएं बहुत अधिक विस्तृत रूप में होती हैं तो ये जब जैव विविधता को प्रभावित करती हैं तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर होलोकास्ट। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ से रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं और ये रेडियो एक्टिव विकिरणें रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न होती हैं। रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं उनमें निरंतर नाभिक का विघटन होता है, यानी नाभिक इसमें टूटता है और उससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निरंतर रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं। ये जो रेडियो एक्टिव विकिरणें हैं ये रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक के विघटन से निकलती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है और इसको कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रेडियो एक्टिव प्राकृतिक रूप से रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन इनको आगे ट्रीट करके इनको रेडियो एक्टिव पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इन्हें कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा और गामा ये तीन तरह की विकिरणें निकलती हैं। अल्फा, बीटा और गामा तीन तरह की विकिरणें निकलती हैं। ये जो विकिरणें निकलती हैं इनके माप की एक इकाई है जिसे बोलते हैं रोंटजन। रेडियो एक्टिव पदार्थों की विकिरणों के मापन की यह इकाई है रेडियो एक्टिव
विकिरणों के मापन की इकाई, इसे रोंटजन कहा जाता है, या फिर इसके अलावा इसका अन्य नाम रेम भी है। दूसरा नाम इसका क्या है? रेम। रेडियो एक्टिव विकिरणें को मापने के लिए रोंटजन या फिर रेम का उपयोग किया जाता है। 20 रेम तक की जो रेडियो एक्टिव विकिरणें हैं वो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव नहीं डालती हैं, यानी इससे मनुष्य का जो जीवित जीव होते हैं इनका शरीर इससे प्रभावित नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 20 रेम तक की जो विकिरणें निकलती हैं, रेडिएशन निकलती हैं, इससे प्रभावित नहीं होते। 20 रेम तक की रेडिएशन से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रभावित नहीं होते, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर 20 रेम तक की रेडिएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो जो न्यूक्लियस है, जिसे नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस के विघटन से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं, और ये रेज ही जीवित जीवों को प्रभावित करती हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो है उसे दो भागों में बांटते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के दो भाग हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण या फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। मानव जनित प्रदूषण और दूसरा है प्राकृतिक प्रदूषण। मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड और दूसरा है नेचुरल। मैन मेड पोल्यूटेंट्स जो होते हैं रेडियो एक्टिव, उनमें पहला है परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर से रिसाव। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उनमें से अगर एक्सप्लोजन हो जाए इनका, तो ये रेडियो एक्टिव विकिरणें प्रभावित करती हैं। दूसरा है नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर डिवीजन इसको बोल सकते हैं, यानी नाभिक जो है, न्यूक्लियस जो है वो जब दो भागों में टूटता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इससे रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं। फिर है रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव पदार्थों का उत्खनन। उत्खनन का मतलब है कि जब इसको अपन माइन से निकालते हैं तो उसे अपन उत्खनन या उत्खनन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें परमाणु बम विस्फोट। न्यूक्लियर अटैक। न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि हिरोशिमा और नागासाकी 9 अगस्त और 6 अगस्त और 9 अगस्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर अटैक किया गया था। इसके अलावा मानव उपयोग हेतु
ह्यूमन यूज के लिए जैसे आयोडीन 131, इसका उपयोग थायराइड ग्रंथि जो है इसमें इसकी जांच के लिए। कार्बन 14 कार्बन डेटिंग है। तो इसके अलावा आपके जैसे कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 इसका उपयोग कैंसर में किया जाता है, कैंसर डिटेक्शन में। इसके अलावा काफी सारे हैं। स्ट्रोंशियम 90 का भी उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैन मेड जो पॉल्यूटेंट्स हैं रेडियो एक्टिव, उसमें परमाणु रिएक्टर से अगर कोई रिसाव हो जाए, परमाणु रिएक्टर जो है इनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इससे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनसे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उससे टरबाइन से विद्युत का निर्माण किया जाता है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर डिवीजन, रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्खनन जब माइन से करते हैं तो उस दौरान परमाणु बम विस्फोट और मानव उपयोग हेतु जैसे आयोडीन 131 है, कार्बन 14 कार्बन डेटिंग के लिए, कोबाल्ट 60, इसके अलावा स्ट्रोंशियम का भी उपयोग किया जाता है। दूसरा है प्राकृतिक प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण में पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थों से विकिरण उत्सर्जन। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उससे रेडिएशन निकलती हैं और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रकृति इस नेचर में पाए जाते हैं अर्थ पर, तो उससे विकिरणें निकलती हैं। इसके अलावा सूर्य विकिरणों से कुछ पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं और उससे भी रेडिएशन निकलती है। नाभिकीय दुर्घटनाओं के प्रकार, ये तो है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। अब बात करते हैं नाभिकीय दुर्घटनाओं के प्रकार। नाभिकीय दुर्घटनाएं नाभिकीय दुर्घटनाओं के प्रकार। न्यूक्लियर एक्सीडेंट के कितने टाइप होते हैं? तो इसमें पहला तो है नाभिकीय बम। न्यूक्लियर एटम जो होते हैं या फिर परमाणु हथियार परीक्षण जब इनकी जांच की जाती है। दूसरा है नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट जो होते हैं उसमें अगर दुर्घटना हो जाए। तीसरा है इसमें नाभिकीय प्रदूषकों का अनुचित निस्तारण। नाभिकीय प्रदूषकों का अनुचित निस्तारण। जो न्यूक्लियर एलिमेंट होते हैं उनका जब प्रयोग किया जाता है तो उससे अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं, यानी उससे वेस्टेज भी निकलता है। जैसे किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जब विघटन होता है तो उससे लास्ट प्रोडक्ट लेड बनता है, पीबी। लास्ट प्रोडक्ट लेड बनता है, पीबी, जो कि एक कैंसरस एजेंट है। इससे कैंसर उत्पन्न होता है, तो यह भी इसका एक उत्पाद है। इसे भी न्यूक्लियर प्रदूषक की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका अनुचित निस्तारण या तो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी का जो गर्भ है इसके अंदर किया जाता है, यानी गड्ढा खोदकर इसमें डाला जाता है, या फिर इनको समुद्र या सी में इसका निस्तारण किया जाता है। तो इससे काफी
जैव विविधता जो है इससे प्रभावित होती है। चौथा है यातायात के दौरान दुर्घटना। यातायात के दौरान यानी जब न्यूक्लियर एलिमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है तो उसके दौरान भी कई घटनाएं हो जाती हैं। तो ये है नाभिकीय दुर्घटनाओं के प्रकार। अब ये है नाभिकीय दुर्घटनाएं जितनी वर्तमान में ऐसी घटनाएं जो 1947 से लेकर वर्तमान तक घटित हुई है, जिससे काफी जैव विविधता और काफी लोगों की इसके कारण मृत्यु हुई। सर्वाधिक जो दुर्घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा यूएसए में हुई हैं। यूएसए में विश्व में सबसे ज्यादा नाभिकीय दुर्घटनाएं हुई हैं। कुछ मुख्य दुर्घटनाएं ये इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है 1947 में अटलांटिक महासागर में नाभिकीय कचरा सबसे पहले छोड़ा गया। तो इसके कारण समुद्रीय जो जीव थे वो इससे काफी प्रभावित हुए। तो 1947 में अटलांटिक महासागर में, 1950 में विमान B-36 द्वारा पैसिफिक महासागर में नाभिकीय कचरा छोड़ा गया, उसके पैकेट इसमें डाले गए पैसिफिक महासागर में B-36 विमान के द्वारा। फिर 1950 में ही B-29 विमान के द्वारा विमान जो है वो समुद्र में गिर गया था और जिसमें नाभिकीय पदार्थ उसमें भरा हुआ था। उसके बाद 1957 में यूके के नाभिकीय संयंत्र में आग लगी, जिससे 11 टन यूरेनियम जो है वो जल गया था। इससे काफी विकिरणें निकली थी। 1979 में यूनाइटेड किंगडम की परमाणु भट्टी से विकिरण का उत्सर्जन हुआ। 1979 में यूएसए के मिलिट टाउन के 3 माइल आइसलैंड जो संयंत्र था उसमें दुर्घटना हुई। 3 माइल आइसलैंड संयंत्र, इस संयंत्र में दुर्घटना हुई। 1982 में जीना न्यूयॉर्क में जो नाभिकीय प्लांट था उसमें भी दुर्घटना हुई। 1984 में इंडियन 11 नाभिकीय संयंत्र बुचानन जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, वहां पर रेडियोधर्मी पानी जो है उसका रिसाव हुआ। रेडियोधर्मी पानी जो है ये नाभिकीय रिएक्टर जो है उनको ठंडा करने के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ मिल जाते हैं और वो पानी जब रिसाव हो जाता है तो उससे भी रेडियो एक्टिव पदार्थ विकिरणें निकलती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल 1986 को चार्नोबिल यूक्रेन जो पहले सोवियत संघ के अंतर्गत आता था उसमें नाभिकीय संयंत्र में दुर्घटना हुई और इससे काफी लोग जो है वो इसमें मारे गए और इसके अलावा काफी लोगों को इस स्थान से प्रतिस्थापित करना पड़ा। 1987 में अल्टर्ड रिसोर्स लिमिटेड शोधक कारखाना जो था वहां पर रिसाव हुआ 1987 में। फिर 1999 में जापान में नाभिकीय दुर्घटना हुई और सबसे लेटेस्ट जो है वो 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा जापान में नाभिकीय संयंत्र में जो संयंत्र नंबर 4, 5 और 6 थे उसमें नाभिकीय दुर्घटना हुई और इसका कारण था भूकंप और सुनामी। समुद्र में सुनामी आने के कारण ये फुकुशिमा का जो संयंत्र था ये इससे प्रभावित हुआ और इससे काफी विकिरणें उत्सर्जित हुई। तो ये है मुख्य नाभिकीय दुर्घटनाएं जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये चार्नोबिल वाला और 11 मार्च 2011 जापान वाला। तो ये जो है इनको आप नोट कर लें। अब है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। न्यूक्लियर एक्सीडेंट के काफी
प्रभाव होते हैं और ऋणात्मक प्रभाव होते हैं, और ये जो प्रभाव होते हैं ये लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियों तक को भी ये प्रभावित करते हैं, क्योंकि नाभिकीय विकिरणें जो है वो लगातार उस स्थान से निकलती रहती हैं जिस स्थान पर दुर्घटना होती है, क्योंकि नाभिकीय जो पदार्थ हैं जिनसे रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं, ये इनका जीवन काल जो है वो काफी लंबा होता है, यानी इनका अर्ध आयु काल जो है वो काफी ज्यादा होता है। इसलिए ये पदार्थ जो है ये लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे जीव जंतु इससे काफी प्रभावित होते हैं। तो नाभिकीय दुर्घटनाओं के प्रभाव, नाभिकीय दुर्घटनाओं के प्रभाव में पहला है डीएनए व आनुवंशिक पदार्थों में उत्परिवर्तन। डीएनए व आनुवंशिक पदार्थ में उत्परिवर्तन हो जाता है। चार्नोबिल दुर्घटना जो हुई थी उसमें लोगों की जो स्किन थी वो स्किन भी रेडियो एक्टिव विकिरणों के कारण निकल गई थी, यानी इतनी ज्यादा भयंकर इससे ये दुर्घटना थी जिससे लोग बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुए थे। जो भी लोग इस न्यूक्लियर रेडिएशन के कांटेक्ट में आए थे उनका जो डीएनए था वो डीएनए ही परिवर्तित हो गया, जिससे शारीरिक समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती हैं। दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इससे कैंसर हो जाता है, कैंसर, स्किन कैंसर। इसके अलावा श्वसन संबंधी समस्याएं, श्वसन संबंधी समस्याएं इससे उत्पन्न हो जाती हैं। रेडियो एक्टिव विकिरणें जो हैं इनके एक्सपोजर की बात करें तो इनका जो इनके मापने की इकाई है जिसे अपन रेड कहते हैं, उसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। कम मात्रा में एक्सपोजर, कम मात्रा में एक्सपोजर जब होता है तो उसमें जो रेडिएशन होती है उसकी माप 100 से 250 होती है। 100 से 250 तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, लेकिन इससे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। जैसे प्रभाव से क्या होगा, उल्टी होना, इसके अलावा बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। दूसरा है हाई डोज एक्सपोजर, हाई डोज एक्सपोजर। हाई डोज एक्सपोजर में जो रेडियो एक्टिव विकिरणों की मात्रा होती है वो आपके 400 से 500 रेड होती है। 400 से 500 रेड पर व्यक्ति का जो अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो, इसके अलावा ब्लड सेल्स, कैंसर, ये जो रोग हैं ये इससे उत्पन्न हो जाते हैं। ब्लड सेल में रुधिर का थक्का न बनना, रुधिर का थक्का न बनना, यानी ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो इससे नहीं हो पाती। बोन मैरो इससे प्रभावित होता है, कैंसर की समस्या इस पर उत्पन्न हो जाती है। फिर है वेरी हाई डोज एक्सपोजर। वेरी हाई डोज एक्सपोजर में जब रेडिएशन की मात्रा 10,000 रेड से ज्यादा हो जाती है तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, और इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर व्यक्ति की स्किन जो है वो पूरी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार जो रेडिएशन की मात्रा है उसके आधार पर
तीन भागों में बांटा जाता है। कम मात्रा में एक्सपोजर, ज्यादा मात्रा में और बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में एक्सपोजर। तो इनको तीन श्रेणियों में अपन ने देखा है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर होलोकास्ट की। न्यूक्लियर होलोकास्ट, न्यूक्लियर होलोकास्ट का मतलब यह है कि जब नाभिकीय दुर्घटनाएं बहुत अधिक ज्यादा हो जाती हैं, यानी विस्तृत लेवल पे होती है, तो इससे जब जैव विविधता नष्ट हो जाती है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर होलोकास्ट। नाभिकीय दुर्घटनाओं के होने से जब जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी प्रभावित होती है तो उसे न्यूक्लियर होलोकास्ट कहते हैं। तो इससे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियर होलोकास्ट कहते हैं। न्यूक्लियर होलोकास्ट में जीव जंतु जो है वो बहुत अधिक संख्या में और बहुत अधिक बड़े क्षेत्र पर जीव जंतु जो है वो इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं न्यूक्लियर होलोकास्ट। न्यूक्लियर होलोकास्ट की जो घटनाएं हैं वो परमाणु विस्फोट से, यानी जब परमाणु बम डाले जाते हैं तो बहुत अधिक क्षेत्र पर जैव विविधता नष्ट हो जाती है और लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है, तो उसे बोलते हैं अपन न्यूक्लियर होलोकास्ट। न्यूक्लियर होलोकास्ट के प्रभाव, न्यूक्लियर होलोकास्ट से पहला प्रभाव तो है न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर विंटर का मतलब यह है जब न्यूक्लियर अटैक होता है तो इससे बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी, प्लास्टिक और पेट्रोल, जितने भी दहन योग्य वस्तुएं हैं वो सारी जल जाती हैं, और वो जब वस्तुएं जलती हैं तो उससे धुआं और गैस उत्पन्न होता है और ये फिर पहुंच जाता है आपके समताप मंडल में। और समताप मंडल में जब पहुंचता है तो इसके पश्चात वहां पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता और पृथ्वी जो है वो शीत युग में चली जाएगी, यानी इससे पृथ्वी का तापमान जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, क्योंकि सूर्य की विकिरणें जो है पृथ्वी पर नहीं आएंगी और पृथ्वी का तापमान जो बना रहना चाहिए वो नहीं बना रह पाता। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर विंटर। जब नाभिकीय दुर्घटनाओं से प्लास्टिक, लकड़ी, पेट्रोल व अन्य दहन योग्य वस्तुएं जलती है तो धूल कण वायुमंडल के समताप मंडल में जाकर पृथ्वी पर सूर्य की विकिरणों को नहीं पहुंचने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है और इसे ही बोलते हैं अपन न्यूक्लियर विंटर। दूसरा प्रभाव की बात करें तो इससे जितने भी जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसे जैव विविधता प्रभावित होती है, जैव विविधता इससे क्या होगी, प्रभावित होगी। तो ये है आपके टॉपिक न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड न्यूक्लियर होलोकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।